नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक ही करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, लद्दाख में पिटे चाइना की अब नई साजिश भारत पर रच रहा है, साइबर हमले की साजिश। जी आपको बता दें, जनरल विपिन रावत ने कहा मुंह तोड़ा और करारा जवाब देंगे चाइना को। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल जापान के पीएम योशिहिदे सुगा करेंगे भारत का दौरा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हेकड़ी कम होगी। जी हाँ, जानेंगे आखिर कब आएंगे भारतीय दौरे पर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर के बाद 14 घंटे में 900 किलोमीटर सफर तय करने के बाद खड़ा हो गया मुख्तार अंसारी। जी हाँ, योगी के डर से व्हील चेयर छोड़कर भागा बांदा जेल के अंदर। इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, विदेश मंत्री ताइवान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। चाइना ने अगर हमला किया तो आखिरी दम पर लड़ेंगे। चाइना इस समय अटैक करने के मूड में दिख रहा है, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच इजराइल ने सीरिया पर कर दिया मिसाइल अटैक। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें मिसाइल अटैक हुआ है, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। मुसलमानों को लेकर तुर्की और चीन के बीच छिड़ा संग्राम, सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया भर में कोविड-19 बेकाबू, भारत में भी कोरोना ने तोड़े रिकॉर्ड, सब कुछ जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करो। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें चीन कर सकता है साइबर हमले, भारत मुकाबले को तैयार। जनरल बिपिन रावत ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा है कि फिलहाल चीन भारत पर साइबर हमले शुरू करके सिस्टम को बाधित कर सकता है और इसी तरीके के किसी भी कदम का मुकाबला करने के लिए भारत और इसका तंत्र तैयार है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों को आकार देने पर अपनी बात रखते हुए जनरल रावत ने कहा कि फिलहाल हम चीन के साथ पूरी तरीके से पकड़ में नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम किसी भी तरीके के संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा है कि लद्दाख में फिटे चाइना अब नई साजिश रच रहा है और नई साजिश के तहत वो साइबर अटैक, भारतीय के कई संस्थानों पर साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका करारा जवाब दिया जाएगा और भारतीय सेना और देश के वैज्ञानिक पूरी तरीके से तत्पर और तैयार बैठे हैं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा कर सकते हैं, वो करेंगे भारत का दौरा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर बोले जाएगा हमला। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अप्रैल के आखिरी या मई के में भारत आ सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की लगातार बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए उनका यह दौरा इस क्षेत्र में भारत जापान के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने के लिहाज से अहम होगा। आपको बता दें, बीते साल शुरू हुई कोरोना महामारी के बाद से किसी जापानी नेता या फिर ये पहला भारत दौरा होगा। दिसंबर 2019 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे पीएम नरेंद्र मोदी के बीच गुवाहाटी में होने वाली बैठकों को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन की वजह से रद्द करना पड़ा था। उसके बाद से वो यह किसी जापानी नेता का पहला भारतीय दौरा भी होगा। महामारी के दौरान पीएम मोदी ने अपने जापानी समकक्ष सुगा से कई बार फ़ोन पर बातचीत की गई है। दोनों ने 12 मार्च को हुई पहली क्वाड बैठक में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया था। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन भी शामिल हुए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मुख्तार अंसारी 14 घंटे में 900 किलोमीटर का सफ़र करते ही ठीक हुआ मुख्तार अंसारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कसा सिकंजा तो उठ खड़ा हुआ मुख्तार, बांदा जेल पैदल चल के पहुंचा। जी हाँ, दरअसल बीएसपी का डॉन विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल पहुंचते ही सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। पंजाब की रोपड़ जेल में रहने के दौरान कोर्ट में जिन 9 गंभीर बीमारियों का हवाला देकर मुख्तार यूपी की जेल में आने से बचने की कोशिश कर रहा था, वे सभी बीमारियां 14 घंटे में 900 किलोमीटर का सफ़र तय करते ही सब ठीक हो गई। मुख्तार ने खुद को शुगर से लेकर स्लिप डिस्क और दिल संबंधी बीमारियों का मरीज बताया था, लेकिन जब बांदा जेल में उसकी जांच की गई तो उसे चुस्त और दुरुस्त पाया गया। वहीं बांदा जेल पहुंचते ही मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आया और पंजाब से व्हील चेयर पर नजर आने वाला डॉन बांदा जेल में खुद पैरों पर चल कर गया। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के डर से तत्काल बिना व्हील चेयर के जैसे ही उसे 4:30 बजे एम्बुलेंस से उतारा गया, वो बिना व्हील चेयर के पैरों पर
चढ़ कर वो अपनी बैरक में पहुंचा। यह है सीएम योगी आदित्यनाथ का डंडा सिकंजा। आपको बता दें 2020 में माफ पंजाब मेडिकल बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी को कई गंभीर बीमारियां होने की बात कही गई थी, लेकिन अब सारी की सारी बीमारियां उसकी भाग गई है। यूपी में आ गया है मुख्तार। हम चलते हैं अगले अपडेट। विदेश मंत्री ताइपे, जी हाँ, ताइवान के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। बोले अगर चाइना हम पर अटैक किया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, अंत समय तक लड़ेंगे। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ यू वो ने कहा है कि फिलहाल अगर चीन हमला करता है तो उसका देश आखिरी दिन तक अपनी रक्षा करेगा। वो ने एक तरफ चीन की सुलह की कोशिश और दूसरी तरफ सैन्य धमकियां देने पर बुधवार को कहा है कि वे इस द्वीप के निवासियों को मिला जुला संकेत भेज रहे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। वो ने कहा है फिलहाल सोमवार को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीन के 10 युद्धक विमान उड़े और उसमें ताइवान के समीप अभ्यासों के लिए एक विमान को तैनात किया है, जिसमें पत्रकारों से कहा गया है फिलहाल हम बिना किसी सवाल के अपनी रक्षा करेंगे। अगर हमें युद्ध लड़ना पड़ा तो हम युद्ध भी लड़ेंगे और अगर हमें आखिरी दिन तक अपनी रक्षा करने की ज़रूरत पड़ी तो हम अंतिम दिन तक अपनी रक्षा भी करेंगे। गौरतलब है कि चीन ताइवान की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को मान्यता नहीं देता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है फिलहाल दोनों पक्षों के बीच एकीकरण को अनिश्चितकालीन तक के लिए नहीं टाला जा सकता है। चीन की सैन्य क्षमताएं बढ़ने और ताइवान के आसपास उसकी गतिविधियों ने अमेरिका में चिंता पैदा कर दी है। हम चलते हैं अपडेट। मुसलमानों को लेकर तुर्की और चीन के बीच छिड़ा संग्राम, बड़ी खबर निकल के आ रही। दरअसल उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन और तुर्की में तनातनी होती नजर आ रही है। तुर्की ने चीनी राजदूत को तलब कर दिया है। चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी कहा है कि फिलहाल तुर्की के उन 2 नेताओं के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने उइगर मुसलमानों के साथ बर्ताव को लेकर चीन की आलोचना की थी। तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि चीनी दूतावास के राजदूत को मंगलवार को बुलाया गया था। हालांकि अधिकारी के विस्तृत जानकारी नहीं दी है। अधिकारी ने मंत्रालय के नियमों के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर ये जानकारी दी थी। मंगलवार से पहले चीनी दूतावास ने तुर्की की मुख्य विपक्षी गुट पार्टी के प्रमुख मेरल अक्सरन और तुर्की की राजधानी अंकारा के मेयर मयूर युवास को ट्विटर पर टैग किया गया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, इजराइल का सीरिया पर मिसाइल अटैक, राजधानी दमिश्क के उपनगरों को बनाया गया निशाना। जी हाँ, इजराइल ने बृहस्पतिवार तड़के सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास और दक्षिणी उपनगरों में मिसाइल हमला किया। सीरिया के सरकारी मीडिया ने ये खबर दी है। हालांकि खबर में तत्काल किसी के हताहत होने का कोई जानकारी नहीं आई है। सरकारी समाचार एजेंसी सना ने बताया है कि सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली ने कुछ मिसाइलों को उनके निर्धारित लक्ष्य भेजने से पहले ही गिरा दिया था। आपको बता दें कि सना की खबर के अनुसार कुछ मिसाइलों की पड़ोसी लेबनान से गुजरकर होकर इजरायली युद्धक विमानों से दागा गया था। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि इजराइल ने दमिश्क के पास सैन्य चौकियों को निशाना बनाया है। हालांकि इस बारे में उन्हें कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते। बड़ी खबर, यूपी में अब नहीं होगी नशीली दवाओं का कारोबार, योगी सरकार करेगी टास्क फोर्स का गठन। यूपी के कोंडिना और फॉर्म ओपीडीआई आधारित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार के कड़े कदम उठाने जा रही है। यूपी में विशेष गारंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सेस का गठन किया जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए राज्य में ये अभियान चलाया जाएगा। अभियान पूरे मई के महीने में चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन राजेंद्र कुमार तिवारी ने कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने के मूड में नहीं है जो बाइडन। जी हाँ, अफगानिस्तान में सेना वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा नज़दीक आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल राष्ट्रपति जो बाइडन इसके लिए तैयार नहीं है। बाइडन के किसी भी फैसले पर न पहुंचने से अफगानिस्तान में बाकी के 2500 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर रोक लग सकती है और अमेरिका तालिबान के बढ़ते खतरे से जूझ रही अफगान सेना को समर्थन जारी रख सकता है। अगले 3 हफ्तों में सभी सैनिकों और उनके उपकरणों को अफगानिस्तान से हटाना मुश्किल होगा। बाइडन ने कहा है फिलहाल 1 मई की समय सीमा को पूरा करना मुश्किल होने जा रहा है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी अफगानिस्तान में एक तरीके से अलकायदा को पूरी तरीके से ख़त्म करने का अब बाइडन ने ऐलान किया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, पीएम मोदी पिछले 24 घंटे में दोस्तों कोरोना ने तोड़े रिकॉर्ड, 1,26,000 करीब मामले आए। पीएम मोदी ने ली कोविड-19 की दूसरी डोज, बोले वायरस को हराने के लिए टीकाकरण जरूरी।
दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को दिल्ली की एम्स में कोविड-19 की दूसरी खुराक ली है और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीका लेने की एकमात्र पात्र सभी लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री 1 मार्च को टीके की पहली खुराक ली थी। उन्होंने ट्वीट किया है कि फिलहाल आज एम्स में कोविड-19 दूसरी खुराक ली है। वायरस को हराने के कुछ तरीकों में टीकाकरण भी एक तरीके हैं और अगर आप टीका लेने के पात्र हैं तो जल्द से जल्द टीका लगवाएं। covid.gov.in पर पंजीकरण कराएं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोविड-19 का रिकॉर्ड टूट गया और पिछले 24 घंटे में 1,26,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच अब हालत ख़राब हो चुकी है और इतने बड़े पैमाने पर कोविड-19 निकलने के बीच महाराष्ट्र और दिल्ली समेत तमाम जगहों पर यूपी बिहार के लोग फिर से अपने अपने राज्य में पलायन कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में सियासी पारा हुआ गर्म। जी हाँ, दरअसल अगर बात करें हम महाराष्ट्र की राजनीति की तो उलटफेर होता दिख रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए होगी। हाल ही में पवार ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होकर अपने घर में आए हैं और उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस पवार से उनके घर में मिलकर काफ़ी उनकी सेहत का हाल भी जान रहे हैं। आपको बता दें कि भले ही यह मुलाकात पवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई लेकिन मौजूदा सियासी हालात के मद्देनजर फडणवीस पवार का मिलना काफ़ी अहम साबित होगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते शरद पवार को पेट में अचानक दर्द ज़्यादा बढ़ने के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पवार की जांच की गई जिसके उनके पित्ताशय की पथरी पाई गई थी। जांच पूरी होने के बाद उन्हें घर भेजा गया था। शरद पवार की बुधवार को एंडोस्कोपी की गई थी और उसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। डॉन मुख्तार अंसारी बेचैनी से कटी पूरी रात। जी हाँ, ना कुछ खाया ना पिया, नहीं मिली वीआईपी ट्रीटमेंट। करीब 22 महीने बाद पंजाब के रोपड़ जेल से बादा जेल के बैरक नंबर 16 में पहुंचे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पहली रात बड़ी ही बेचैनी से कटी है। जेल सूत्रों के मुताबिक डॉन आधी रात तक सो नहीं पाया। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। मुख्तार को जेल में कोई वीआईपी सुविधा भी नहीं मिली। आम कैदियों की तरह उसका बिस्तर ज़मीन पर लगा और उसे जहाँ नींद नहीं आई है। और इतना ही नहीं, खाने में भी उसने सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी दाल ली। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की हालत है उससे मुख्तार अंसारी अब पूरी तरीके से उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे क्योंकि मुख्तार अंसारी की हालत अब ख़राब हो चुकी है और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी को नींद नहीं आ रही। डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गया है पहले ही दिन से। हम चलते हैं अपडेट आपको बता दें दोस्तों। बंगाल चुनाव में ओवैसी की परीक्षा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एआईएमआईएम कैंडिडेट उतर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री ले ली और इस बीच एआईएसएफ प्रमुख फुरफुरा शरीफ की फीस ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी के झटके से उभरने के बाद ओवैसी अकेले दम पर बंगाल के सियासी रण में उतरे। एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल्य 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और जिनका किस्मत का फैसला अंतिम 3 चरणों के चुनाव में जनता तय करेगी। बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। बंगाल की महज 7 सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। एआईएमआईएम के टिकट पर इतिहार सीट पर खड़े हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही। यूपी में स्कूल कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद, कोचिंग भी नहीं चलेगी। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाने के ऐलान कर दिए गए हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें नाइट कर्फ्यू इम्पोज होने जा रहा है जहाँ पे लखनऊ के बाद कानपुर और वाराणसी में लगाया गया। फिर बड़ी खबर अभी की निकल के आ रही है, प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एक्शन देते हुए 15 अप्रैल तक के सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थान, निजी संस्थान सब कुछ बंद करने का ऐलान कर दिया है। यूपी में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र ये सब कुछ बड़ा फैसला लिया गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर आपको बता दें योगी आदित्यनाथ सीएम का पश्चिम बंगाल में बड़ा ऐलान। बोले 25 दिन की मेहमान है ममता सरकार। योगी की तरकस के निकले तीर, कहा चुन चुनकर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, पाताल लोक से जेल में डालेंगे। बंगाल को पहले कांग्रेस ने रौंदा, फिर कम्युनिस्ट ने इसे लूटा और फिर अब इस 10 साल में से टीएमसी की गुंडागर्दी से बंगाल बेहाल हो गया है। ममता दीदी को बंगाल में विकास नहीं गुंडागर्दी चाहिए। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा से रोका जाता है। ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ा। राम तो आप हमारे आराध्य हैं, कोई हमें उनसे अलग नहीं कर सकता है।
भगवान राम से चिढ़े दिखने वाली टीएमसी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। जलपाईगुड़ी माल विधानसभा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जय जय श्री राम के नारों से बंगाल गूंजता नजर आया। इस बीच इशारों में मुख्तार अंसारी पर भी बड़ा हमला बोला। कहा है कि आज अपराधी कोई भी हो, कितना छोटा या बड़ा हो, पाताल लोक से निकाल कर उसका ऐसी की तैसी करेंगे, जेल में डाला जाएगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुनिया भर में कोविड-19 हुआ बेकाबू। 22 दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। दुनिया में अब तक 13 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं। भारत कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आ चुका और दुनिया के 22 देश ऐसे हैं जहां कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ब्राज़ील, फ्रांस, यूक्रेन, रूस जैसे देश भी शामिल हैं। दुनिया में अब तक 13 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 28 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 करोड़ लोग ठीक हो गए हैं। 2.5 करोड़ मरीज अब तक इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, देश भर में भी कोविड-19 बढ़ रहा है, दुनिया भर में भी कोरोना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये हालात हो चुके हैं। अगर देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ के 1,26,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो तो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।